हम एमएलए नहीं रहे वो बेहतर है, लेकिन झारखंड बनना चाहिए। राजनीति में आने का मेरा सबसे बड़ा कारण था कि चूंकि जो लोग हैं, लोगों के भला करने के लिए, पंचायत के लोगों के लिए हम अड़े, प्रखंड के अड़े, फिर इसके बाद पूरे क्षेत्र में लोगों ने मुझे लाके खड़ा कर दिया कि हम जिस स्कूल से, जिस गांव से हम आते थे, वहाँ कोई मैट्रिक पास नहीं था। अपने लोगों के हमारा हमेशा सपना था कि हम जिस सब डिवीज़न में रहते थे, जिस गांव में, जिस प्रखंड में, वहाँ के लोग काफ़ी कमज़ोर थे। जब बाहर के लोगों को हम देखते थे तो हमको लगता था कि हमारे यहाँ के लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। प्यासा कुआं के पास जाता है, कुआं प्यासा के पास नहीं जाएगा। नमस्कार, झारखंड विधानसभा की टीवी में आपका स्वागत है। मैं विनोद ओझा। जाने अपने विधायक को कार्यक्रम में आज मैं आपको ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहा हूं जो राज गठन के पहले ही राजनीति में सक्रिय थे और आज भी सक्रिय हैं। ये ऐसे शख्स हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनका जीवन संघर्ष में रहा है। जनता के लिए हमेशा ही संघर्ष किया है इन्होंने। आइए हम खुद ही इनसे इनका परिचय जानते हैं। स्वागत है रामचंद्र जी, आप अपना परिचय खुद ही दीजिए। जी धन्यवाद। मैं रामचंद्र सिंह मनिका विधानसभा क्षेत्र से पहली बार 1995 में एमएलए हम बने थे जनता दल से। उस समय आदरणीय लालू जी हमें चयन किए और टिकट उन्होंने सीधे मुझे भेजा बात करने के बाद, और इसके बाद हम चुनाव उस समय आसानी से जीत गए। उसमें आदरणीय नामधारी जी का श्रेय रहा। नामधारी जी को उन्होंने जिम्मा दिया, चूँकि हम बहुत राजनीति में बहुत जानकार हम नहीं थे कि हमको कैसे चुनाव लड़ना है, क्या करना है नहीं। लेकिन चूँकि नामधारी जी के लालू जी ने जिम्मा दिया कि सरदार जी इनको आप बताइए सब चीज़ और आपको संभालना है इसको, तो हम लोग अपना किए और इसके बाद हम चुनाव जीत गए 1995 में जनता दल से। इसके बाद कार्यकाल हम लोगों का ठीक रहा। बिहार के टाइम में एक मामला आया था झारखंड अलग का। उस समय के ये हो रहा था कि झारखंड अलग हो कि नहीं हो। उस मामले में हम लोग पूरा लगे। हम सचेतक थे, हमको सचेतक बनाया गया था। लालू जी ने कहा कि हम लोग व्हिप जारी करेंगे। लालू जी से हमने कहा कि सर हम झारखंड के विरोध में हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सर उससे बेहतर होगा कि हम रिजाइन दे दें या हम हट जाए पार्टी से। हम एमएलए नहीं रहे वो बेहतर है, लेकिन झारखंड बनना चाहिए। फिर इसके बाद सारे झारखंड क्षेत्र के पढ़ने वाले जितने हमारे एमएलए थे हम लोग के पार्टी के, सब लोगों ने सपोर्ट किया और व्हिप जारी नहीं हुआ और बोला कि जिनको जो बोलना है पक्ष में, झारखंड के पक्ष में, झारखंड के विरोध में, अपना पूरे पार्टी में फ्री हो गई। इसके बाद पूरा कार्यक्रम हम लोगों का हुआ और हम लोग झारखंड के पक्ष में बात किए और आदरणीय लालू जी ने उसमें ये बात को नहीं कहा। उन्होंने जताया था कि झारखंड बर्बाद हो जाएगा अगर वहाँ लोगों के हाथ में जाएगा, और हालांकि आज कुछ हमको देखने को लग रहा है उनका जो शक संदेह था, आज कुछ नज़र तो आ रहा है जो उनका शक संदेह था। और इसके बाद में 2000 में हम चुनाव हार गए। फिर 5 में पुनः हम राष्ट्रीय जनता दल से हम एमएलए बने और फिर हम लोग लगातार रहे। संयोग है कहिए हमारा कि जब हम लोग रहे, राष्ट्रपति शासन और उथल पुथल हमेशा होते आया है। आपको पहले भी हुआ था, बिहार के टाइम में भी और यहाँ भी हुआ। इसके बाद हम 2 टर्म चुनाव हार गए बहुत कम वोटों से। इसके बाद फिर 19 में हम 18 में फिर कांग्रेस में हम ज्वाइन कर लिए और फिर कांग्रेस पार्टी में हम अपना कर रहे हैं। 19 में एमएलए बने। इसके बाद अपना कार्य मेरा चल रहा है। हमारे जो स्थिति है बहुत ही क्षेत्र में हम लोग लगे हुए, बहुत पिछड़ा हुआ इलाका हम लोग का है और सबसे जो टूरिस्ट पैलेस है सबसे बढ़िया इलाका हमारा है। लेकिन इसके बाद भी वहाँ के लोगों के लिए हमेशा हम लोग सोचते हैं, लोग बाहर के लोग देखने ज़रूर आते हैं, लेकिन वो हम चाहते हैं कि जिस तरह के लोग देखने आते हैं तो यहाँ के लोग भी सुंदर हों, वहाँ के भी सुविधा भी लोगों को बहुत बढ़िया हो। लेकिन दुर्भाग्य है कि फॉरेस्ट के चलते अभी हम लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। फॉरेस्ट के पदाधिकारी भी कुछ अच्छे होते हैं, लेकिन स्थिति ये है कि
जो जिम्मेवारी के साथ देखते हैं, यहाँ के बारे में सोचते हैं, वो अच्छे कुछ अफसर भी रहते हैं, लेकिन कुछ अफसर सिर्फ ड्यूटी बजाते हैं, इसलिए वहाँ की भला नहीं हो पाता है हमारे क्षेत्र का। और वहाँ के लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए और सोचना पड़ेगा, और सरकार से हमेशा हम लोग बात किए हैं। वैसे तो आप 1995 में पहली बार विधायक बने, लेकिन राजनीति में आना तो पहले ही हो गया था। कोई ऐसा घटनाक्रम है या रोचक बात जिसकी वजह से आपका रुख राजनीति की ओर हुआ? सबसे पहली बात है कि मेरे फादर CCL में एम्प्लाई थे, उनका डेथ हो गया 87 में, 12 फरवरी 1987 को डेथ कर गए, ये हो गया अस्पताल में, और वहाँ मैं था। इसके बाद अपने अनुकंपा पे नौकरी करवाना था, तो अपने भैया के हमको लोग सब लोग GM वगैरह हम ही कर रहे थे, बोले हम नहीं करेंगे सर्विस। इसके बाद भैया को करा रहे थे, तो इतना हमको दौड़ना पड़ा कि दौड़ते दौड़ते बहुत चीज़ों की ज्ञान हो गई। इसके बाद फिर हम सोचे कि हम सर्विस में जाएंगे, या फिर हम अगर पढ़े लिखे हैं तो हम खेती भी करेंगे तो बढ़िया से करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि कोई पैतृक चीज़ से या फादर के जगह पे हमारा नौकरी हो। इसके बाद हमने नहीं किया, घर के लोग भी सब हम ही पर चाह रहे थे, लेकिन हमने मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे। तो मेरे भैया का हुआ, उसमें बहुत दौड़ना पड़ा, बहुत से बातें हुई, जिसमें हमको बहुत चीज़ हमको मिला। इसके बाद 1993 में एक मामला हुआ हमारे इलाके में कि पंचायत के स्तर पर लोग सिर्फ गांव में, शहर में काम करते थे, गांव को छोड़ देते थे। तो हमारा पंचायत था 10 गांव का, लेकिन सिर्फ एक ही गांव में सारा काम हो रहा था। फिर गांव के नए लोग सब आ करके हमारे पास अड़ गए कि नहीं, 93 में, कि आपको रामचंद्र जी, आपको हम लोग के लिए लगना पड़ेगा, और 9 गांव को लोग माइनस कर दिया है, सिर्फ एक ही जगह सारा डेवलपमेंट का काम हो रहा है। हमने DC से मिला, DC हमको बोले कि चलिए मैं आ रहा हूँ आपके ब्लॉक में। DC आए, और इसके बाद उनको हमने बताया कि 9 गांव जो गांव है वहाँ कोई काम नहीं हो रहे हैं, और जो शहर है सिर्फ शहर में एक जगह हो रहा है। तो ये हमारे बात को सुन लिया, और DC जो है सो तुरंत, तत्कालीन DC उस समय आदेश किए BDO को कि आप तुरंत कल काम शुरू करो, और बाकी सब 9 गांव में काम शुरू हुआ। तो लोगों का इतना, हम लोग का इलाका पिछड़ा हुआ था, इतना कमज़ोर लोग थे, ये नहीं करते थे कि जब डेवलपमेंट के काम में बाहर के लोगों का वहाँ हमेशा हाथ रहता था। लेकिन हम वहाँ के जो लोग हैं उनसे हम बात किए कि देखो आप लोग अपने सब काम करो, गांव के लोग करो, हम आपके साथ हैं। अगर आप नहीं कर सकोगे तो हम आपको आदमी देंगे, या फिर हम लोग भी कर सकते हैं। क्योंकि उस समय हम पढ़ लिख करके हम लोग बैठे हुए थे, ऐसे ही घूम रहे थे। इसके बाद में जब यह काम हमने शुरू किया तो लोगों ने किया कि BDO पर दबाव बनाया कि आप इस सारे काम को जो दूसरे लोग करते थे कि उनको दे दीजिए, गांव के लोगों के सिर्फ नाम रहेगा। लेकिन हमने इसका विरोध किया। इसके बाद पदाधिकारी हमारे जो हैं वो भी, चूँकि उनको हम नहीं करने दे रहे थे, उन लोगों ने इतना किया कि हमारा एस्टिमेट कम करवा दिया। 1 लाख के काम को लगभग 70,000 करवा दिया। फिर हम देखे कि अगर अभी गांव के लोग, अगर हम पिछड़ गए, हम हार गए, तो फिर हमेशा गांव के लोग एकदम ही हो जाएंगे, कभी कोई हिम्मत नहीं करेगा। इसके बाद हम अड़े, और गांव के लोगों के साथ हमने मीटिंग किया, जो मजदूर तबके के लोग थे, गांव के लोग थे। हमने कहा कि इस लड़ाई में आप सब लोगों के सहयोग चाहिए। अगर आपको मजदूरी सिर्फ अगर कम भी मिले तो उसको आपको मानना है। अगर मान लीजिए कि चूँकि 30,000 रुपया हमको मेकअप करना था एक स्कीम में, अगर मान लीजिए 1 लाख के काम है तो उसको 30,000 ख़त्म कर दिया, जब उनके बातों को हम नहीं माने, जो काम करने वाले बाहर के लोग थे। इसके बाद हमने काम उसको करवा दिया, और काम अच्छा करवाया। इसके बाद जांच वगैरह सब लोग, अफसर से लोग जांच करवाए, लेकिन चूँकि काम सही था इसलिए कोई कुछ कर नहीं पा रहा था, कुछ नहीं किया। इसी बीच में पदाधिकारियों पर लोगों ने उस तरह के लोग टूट पड़े हैं, और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो लोग राजनीति करते थे, MLA MP जैसे हम लोग के जगह पर लोग थे, वो भी उन्हीं के सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि उस समय की स्थिति वही था। इसके बाद हम कसके अड़ गए, और अड़े तो पदाधिकारियों के विरुद्ध में सब लोग गोलबंद हो गए, जो तेज़ तरार लोग थे। इसके बाद जब गोलबंद हो गए तो पदाधिकारी भी मजबूर हो गए वहाँ उनके विरुद्ध में। फिर पदाधिकारी अपना बात किए कि नहीं करने से ऐसा हुआ, गांव के लोगों का भला करने से। हम बोले कि प्यासा कुआं के पास जाता है, कुआं प्यासा के पास नहीं जाएगा। अगर आपको मदद की ज़रूरत है आप आके बोलो, आपका हम लोग मदद करेंगे। इसके बाद पदाधिकारी हम लोग से बात किए, हम बोले कि ठीक है, आपको रैली नहीं निकलेगा, आपके विरुद्ध में कुछ नहीं होगा।
उन लोग सारे लोग मिल करके 35 लोग, अगर हम इसे कहें कि तमाम राजनीतिक पार्टी के लोग मिल के 35 आदमी जमा कर सके, और हमारे साथ 5,000 लोग आ गए। और यह उस समय वीडियो रिकॉर्डिंग लोग कराते थे। अब वीडियो रिकॉर्डिंग सबके पास वीडियो कैमरा नहीं था, वो पुलिस वालों के पास रहता था। उसको पूरा एकदम घटनाक्रम को लिया गया और इसको लालू जी देखे। और इसके बाद चूँकि हमारा क्षेत्र पूरा बीजेपी का गढ़ हुआ करता था, और वहाँ से हमेशा अब तो नहीं है, स्वर्गीय जमुना सिंह जी एमएलए 5 बार बन चुके थे और लगातार वही चल रहा था और बीजेपी का गढ़ था। इसके बाद लालू जी ने मुझे वहाँ मेरे बारे में पता किए, और सब जब पदाधिकारियों से पता किए, फिर हमसे बात की। इसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ाया और फर्स्ट में ही हम चुनाव जीत गए। तो यह राजनीति में आने का मेरा सबसे बड़ा कारण था कि चूँकि जो लोग हैं, लोगों के भला करने के लिए, पंचायत के लोगों के लिए हम अड़े, प्रखंड के अड़े, फिर इसके बाद पूरे क्षेत्र में लोगों ने मुझे ला के खड़ा कर दिया। मतलब ये है कि राजनीति की शुरुआत एक तौर पर कहा जाए तो पहले घर से शुरू हुई। मतलब भाई को नौकरी दिलाने के लिए आपको बहुत दौड़ना पड़ा, तब आपको लगा कि क्या क्या बाधाएं हैं और दूसरों को भी इस तरह के बाधाओं का सामना करना पड़ता है। तो आपको ये महसूस हुआ कि मुझे इस क्षेत्र में आना चाहिए ताकि हम लोगों की मदद कर सकें। और दूसरा ये हुआ कि आपके क्षेत्र में जो गलत काम हो रहा था, गलत काम इस मतलब में कि चहेते लोगों को, बाहर के लोगों को काम दिया जा रहा था, काम बेहतर नहीं हो रहा था, उस पर आप अड़े, आपने स्थानीय लोगों को काम देने की बात की और इसमें आप सफल भी हुए। वो भी ऐसे समय में जब आपके ऊपर शिकंजा कसने का प्रयास किया गया, पॉलिटिकल लोगों ने आपके विरुद्ध मोर्चा खोला, इसके बाद भी आप अड़े रहे। तो ये आपकी राजनीति की शुरुआत हुई। आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई है? शिक्षा दीक्षा हमारा वहीं हुआ, गांव में पढ़े। सबसे मजे की बात है कि हम जिस स्कूल से, जिस गांव से हम आते थे, वहाँ कोई मैट्रिक पास नहीं था। हम पहला व्यक्ति थे जो मैट्रिक पास किए थे। मेरे साथ 2 और थे, 3 आदमी उस स्कूल से हम लोग पहली बार मैट्रिक पास किए थे। हमारे परिवार में भी लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं थे। लगता है सबसे फर्स्ट में अपने गांव का मैट्रिक पास आदमी हम थे, 2 और थे मेरे मित्र। तो इसके बाद में फिर हम स्नातक किए, और बरवाडी में राजा मेदिनी राय कॉलेज था, वहाँ हम एडमिशन लिए पढ़ाने के लिए। आज भी वो कॉलेज है। और इसके बाद डाल्टनगंज में बीएन कॉलेज में हम पढ़े, वहीं से स्नातक किए। लॉ भी हम कर रहे थे, लेकिन बीच में 1-2 पाठ हमारा पूरा नहीं हुआ। इसके बाद इधर हम राजनीति में चले आए। अब बचपन में आपने कभी सोचा था कि मैं राजनीति में जाऊंगा? बचपन में हमने ये नहीं सोचा था, लेकिन हम ये सोचे थे कि हमको अपने आत्मनिर्भर बनना है। अगर हम खेती भी करेंगे, कोई भी काम करेंगे, तो हम अच्छा करेंगे। छात्र जीवन की कोई ऐसी घटना है जिसने आपको राजनीति की ओर प्रेरित किया हो? 5वां क्लास से लेकर के हम बीए आईए तक हम हमेशा कॉलेज यहाँ मॉनिटर रहते थे, छात्र के प्रतिनिधि रहते थे हम स्कूल में, और हाई स्कूल में भी हम रहे, और कॉलेज में भी हम प्रेसिडेंट हमेशा रहते थे। उनके नेता हमेशा रहे हैं। राजनीति से अलग हटकर आपकी अभिरुचि और किन चीज़ों में? लोगों के लिए, अपने लोगों के, हमारा हमेशा सपना था कि हम जिस सब डिवीज़न में रहते थे, जिस गांव में, जिस प्रखंड में, वहाँ के लोग काफ़ी कमज़ोर थे। जब बाहर के लोगों को हम देखते थे तो हमको लगता था कि हमारे यहाँ के लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ की स्थिति ये था कि वहाँ के जो एक्टिव क्लास के लोग थे, और जिसको फॉरवर्ड क्लास कहते हैं, बैकवर्ड कहते हैं, या और बाकी आदिवासी, एससी या मुसलमान को माइनस कर दीजिए, वो बेचारा ही था। लेकिन जो फॉरवर्ड क्लास के लोग थे, हमारे यहाँ के राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार भी थे, उनको भी मौका नहीं मिलता था इस तरह के चीज़ में। जैसे कोई काम करते थे बाहर के लोग आकर के, तो हमारा हमेशा हमको एक खलता था कि बाहर के लोग कर रहे हैं और हमारे यहाँ के नहीं। आज वह लातेहार सब डिवीज़न कलता, आज लातेहार जिला हो गया, उसी सब डिवीज़न को जिला में परिणत हो गया। लेकिन वहाँ के लोग इतना कमज़ोर थे, 1-2 आदमी छोड़ करके बाकी कोई ये नहीं करता था। आकर के कोई पुलिस आता था, सिपाही से लोग डरता था। तो हमेशा हमारे दिल में ही था कि यहाँ के लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, और आज भी उस मिशन में हम लगे हुए हैं। आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं? हमारे 4 भाई और 2 बहन हैं। हम सबसे छोटा भाई में हैं, और हमसे दोनों बहन छोटी हैं। हमारे 2 बेटी है, 1 बेटा है। एक बेटी इंजीनियरिंग कर रही थी, शादी हो गया, अभी जॉब में नहीं गई। एक बेटी ये है, दांत के डॉक्टर है।
एक बेटा अभी मास्टर डिग्री लॉ में किए हुए हैं, बाहर से पढ़ा है। आप लंबे समय से राजनीति में हैं और राजनीति में आना भी आपका लोगों के सुख दुख और उनकी समस्याओं को समाधान करने के हिसाब से हुआ। तो आप उन चीज़ों में इतने रमे रहते हैं ज़रूरत के हिसाब से कि आपको शायद घर परिवार के लिए कम समय मिलता होगा। आप कितना समय अपने घर परिवार को दे पाते हैं? देखिए, इस संजोग से कहिए कि हमारी वाइफ जो है इस मामले में बहुत तेज है, पढ़ी लिखी तो नहीं है, लेकिन पूरे घर के जवाबदेही जिम्मेवारी उन्हीं के हाथों में है। हमको कोई चिंता नहीं है कि घर में हमारे यहाँ क्या है नहीं है। घर में अगर 100-200 आदमी भी आ जाए तो वो सबके लिए खाना बना के अपने खिलाएगी। 1-1.5 हज़ार डेली लोग हमारे यहाँ आते हैं, जिसको चाय बनाती है अपने वो करती है, हमेशा वो पूरा लगे हुए रहती है। उसमें हमको माने बहुत ही अच्छा हमको मिला है, उसमें कहीं कोई नहीं, हम कोई चिंता फिक्र नहीं है। हम यहाँ हैं, बाकी घर देख रही हैं। जो राजनीतिक कार्यकर्ता होते हैं, राजनीतिक नेता होते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, उनकी भूख होती है कि हम लोगों की मदद करें, उनकी समस्याओं का समाधान करें। आप भी ऐसा करते हैं, लेकिन कोई एक ऐसी समस्या आपको जेहन में खटकती है जो आप नहीं कर पाए, आपको मलाल है कि इस समस्या का समाधान हम कर पाते तो बहुत बेहतर होता। अभी हम अपने क्षेत्र में जो एजुकेशन का ही है, अब हम चाहते थे डिग्री कॉलेज बरवाडी को सब डिवीज़न छिपा दोहर के ब्लॉक अभी कुछ कारणों से नहीं हो सका, और ये हमारा ही था। और डिग्री कॉलेज हर जगह एजुकेशन के हम कुछ कर पाए, लेकिन हम जो बढ़िया हमको होना चाहिए वो हम नहीं कर सके हैं। तो ये सब चीज़ है। और पलामू फोर्ट के पुराने स्थिति में लाना, उसका मरम्मत कराना, उसमें हम लोग लगे हुए हैं। कोई ऐसा चीज़ जिसको करके आपको बहुत सुख मिला कि हमने ये अपने क्षेत्र के लिए या इस व्यक्ति के लिए मैंने ये काम कर दिया, तो आपको बहुत बेहतर महसूस हुआ, कोई ऐसा काम? वैसे तो हम बहुत जगह अभी कम्युनिकेशन का साधन तो हम बहुत जगह जो नहीं था, हम लोग के गांव में सड़क नहीं था, मैंने जिस जहां हम रहते थे, लेकिन अभी लगभग गांव-गांव में हम कर दिए। अभी फॉरेस्ट के चलते काफ़ी परेशानी हम लोग का है, क्योंकि जो फॉरेस्ट से गांव जाने वाला है, जिससे अभी हमारे यहाँ एक लात है, बेतला नेशनल पार्क के बगल में हम लोग का घर पड़ता है, और वहाँ से बनाने में फॉरेस्ट के चलते काफ़ी दिक्कत हो रही है। आपको चुंगरू एक गांव, वहाँ से रोड हमारा सेंक्शन हो गया, पास से कुछ दूर काम हो गए हैं। फॉरेस्ट वालों से काम कराना हमारा मकसद है कि अगर हम करा लें, लोगों को जोड़ दें। इसमें काफ़ी कठिनाई हो रही है, क्योंकि एक तरफ टूरिस्ट पैलेस है, लोग हमको देखने आते हैं, लेकिन हमारा स्थिति इतना भयानक है। अब तो हम उस परेशानी में पड़े हैं, तो सरकार से हमेशा डिमांड भी किए हैं कि वो जो क्षेत्र है इको सेंसिटिव जोन आपने बना दिया है, उसको एकदम वहाँ के लोगों के लिए विशेष पैकेज मिले, ताकि वहाँ के लोग आगे बढ़ सकें। और वहाँ के जो बेरोजगार नौजवान लोग हैं, उनके लिए जो वहाँ उसी में टूरिस्ट के बढ़ावा मिल रहा है, तो वहाँ लोगों को नौकरी मिले, उसमें काम मिले, ताकि वो ठीक रहेगा। झारखंड एक ऐसा राज्य रहा है जो शुरुआती दौर से ही यहाँ सरकारें आती जाती रही है, मतलब कम समय, जितना समय होना चाहिए था, अस्थाई सरकार झारखंड को कभी नहीं मिला। वर्ष 2014 में पहली बार रघुवर की सरकार बनी, जो पूरे 5 साल तक चली, और उसके बाद ये दूसरा मौका है जब हेमंत सोरेन की सरकार दूसरी बार 5 साल की ओर बढ़ रही है। मतलब अस्थाई सरकार का दौर 2014 से शुरू हुआ है। तो आप क्या बदलाव देखते हैं ये अस्थाई सरकार के रहने से, आने से झारखंड में आपको कौन सा बदलाव दिखता है? अस्थाई सरकार रहने से इनको कहीं कुछ करने में, जिससे कोई डिसीजन लिए तो बेहतर है, उसको इम्प्लीमेंट कराने में उनको फ़ायदा होता है। जिससे मान लीजिए कोई सरकार कोई लिया, डिसीजन लिया, और उस सरकार को पूरा नहीं कर पाता, सरकार नहीं कर पाता है, जनता को फ़ायदा नहीं हो पाता है। मतलब कि डिसीजन मेकिंग में सहायता मिलती है, जल्द से जल्द डिसीजन होते हैं, उन पर अमल होते हैं जी। रोजगार के मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? रोजगार के इसी को जोड़ते हुए, अस्थाई सरकार को जोड़ते हुए। हाँ, नहीं, रोजगार के मामले में अभी जो सरकार निर्णय ली है, अभी इस सरकार कि यहाँ के 75% लोगों को, यहाँ के जो कंपनियां बाहर से आके काम कर रही है, यहाँ के लोगों को इसमें हो, तो इसमें लोग लगे हुए हैं, इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करा रहे हैं। इसमें हर जगह सरकार भी अभी एक अभियान चला है कि लोगों को
नौकरी के लिए लेटर उनको मिल रहा है। अभी जो गांव में जा कर के पंचायत स्तर पर जो सरकार आपके द्वार जो कार्यक्रम चल रहा है, इसमें बहुत से मामला आ रहे हैं जिनका निपटारा हो रहा है और ये पता चल रहा है कि हमको यहाँ क्या चाहिए। तो जनता के भी भावना से आदमी और सरकार अवगत हो जा रही है, तो उनके अनुसार हम काम करेंगे, चूँकि सब लिस्टिंग हो रहा है। और अभी जो डिसीजन लिया गया है, बाहर जो हम यहाँ के लोगों को जिनके पास कोई पैसा नहीं है, हम पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। हम एजुकेशन में अगर आगे बढ़ेंगे तो हम और चीज़ में बढ़ सकते हैं। इसके अलावा निजी कंपनियों में 75% जी आरक्षण की भी हाँ, सरकार निर्णय लिया और वो इम्प्लीमेंट भी हो रहा है। जी। आपने एक रोचक प्रसंग का उल्लेख किया था राज्य गठन के पहले कि लालू आप राजद से विधायक थे, लालू और सचेतक भी थे और झारखंड के बारे में बात करनी थी, व्हिप जारी करना था, तो आपने मना कर दिया लालू जी को। जी। तो उस समय आप क्या महसूस कर रहे थे और क्या रिएक्शन था लालू जी का? देखिए, लालू जी का रिएक्शन था, लालू जी बहुत सोचने वाले आदमी हैं। लालू जी के जो विचार था वो लालू जी बहुत आगे की, आज जो लालू जी जो जिन बातों को उन्होंने कहा है झारखंड में घट रहे हैं, उनका सिर्फ ये कहना था, अलग राज्य से उनका कोई मतलब नहीं, जो हम जो समझते हैं, जो हमारी जो समझ है। तो उन्होंने ये चाहते थे कि यहाँ जो है, जो बाहर के लोगों का कारपोरेट घराना हथिया लेगा झारखंड को, उनको इस बात का डर था, इसलिए उन्होंने मना किया था कि यहाँ के लोग उतने नहीं हैं, यहाँ ठगे जाएंगे झारखंड के लोग। इसलिए उन्होंने कहा था, क्योंकि अगर जो उन्होंने सीधा सीधा हम लोग जब व्हिप जारी नहीं किए, जब हम लोगों ने अपना बात रखा, तो उन्होंने समझाया ये बात को हम लोग को कि देखो अब मर्जी आप लोगों का, आप लोग समझिए। या फिर बीच में 2000 में के आसपास जब अलग हो रहा, तो उस समय भी हम लोग बात किए, लेकिन उस समय जिस बात का डर था वो होना शुरू हो गया है। अब जैसे कि झारखंड में अभी है जो बाहरी भीतरी का जो फीलिंग है, मेरा मानना है कि जिस घर में अगर कोई विवाद हो वो घर तरक्की नहीं करता है। इसलिए राज्य के भी, मेरा अपना मानना, मेरा अपना विचार है, पार्टी का नहीं, मेरा अपना विचार है कि यहाँ सब लोगों को एक सही निर्णय हो और सब लोगों के लिए हो, ये मेरा अपना मानना है। धन्यवाद रामचंद्र जी, आपको झारखंड विधानसभा टीवी में आने के लिए। नमस्कार।